नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देखने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में आज सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की। संसद में आज क्यों है हंगामे के आसार? पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को क्या भरोसा दिलाया? ममता ने बागियों को लेकर क्या कहा और कहां पोलियो की ड्रॉप की जगह बच्चों को कोरोना की वैक्सीन पिला दी गई? देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। बजट सत्र के दौरान कृषि कानूनों को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नियम 267 के तहत फार्म कानूनों को लेकर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने समर्थन किया है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा नोटिस दिया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके को लेकर पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत इजराइल के राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है और हमले में शामिल लोगों को सजा देने के लिए भारत अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। राज्यसभा में सुबह 9 बजे से और लोकसभा में शाम 4 बजे से शुरू होगी। लोकसभा में बहस की शुरुआत बंगाल बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी करेंगी। पीएम मोदी 5 फरवरी को जवाब दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि चोर डकैत अपनी संपत्ति बचाने के लिए टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दाग धुलवा रहे हैं। इस बार मैं उन लोगों की जगह अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारूंगी जिन्हें जनता भी स्वीकार करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज HAL के तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन करेंगे। HAL के मुताबिक एयरफोर्स को तेजस LCA की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर साल करीब 16 विमान दिए जाएंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू में माथापच्ची जारी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई। बिहार में नई सरकार का गठन बीते 16 नवंबर को हुआ था। अभी तक सरकार का कामकाज 14 मंत्री ही देख रहे हैं। बीजेपी की चिंता जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही तकरार को लेकर भी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में पोलियो टीकाकरण के दौरान भारी लापरवाही सामने आई है। यहाँ दवा की जगह सैनिटाइजर पीने से 12 बच्चे बीमार हो गए। सभी बीमार बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई आज अपनी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी करेगा। बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी होने के बाद स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट से डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े ने बार नेताओं से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही कोविड-19 महामारी के बीच एक हाइब्रिड तरीके से फिर से फिजिकल हियरिंग शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन CGI को खत लिखकर मौजूदा वर्चुअल सुनवाई के साथ साथ फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग कर चुकी है। तो सबसे हैरान कर देने वाली खबर महाराष्ट्र के यवतमाल से थी, जहां पर पोलियो ड्रॉप की जगह बच्चों को पिला दी गई सैनिटाइजर की ड्रॉप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 70 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान फिर 6 फरवरी को क्यों देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं? दिल्ली में किसानों का जमावड़ा क्यों बढ़ने वाला है? पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने क्यों बुलाई सर्वदलीय बैठक? कहां आज भी बंद रहेंगी इंटरनेट सेवा? किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 किसान वर्सेस सरकार। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि 6 फरवरी को चक्का जाम का असर देश भर में देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद कमजोर हो गए किसान आंदोलन की आग एक बार फिर तेज होने लगी है। किसान संगठनों ने दावा किया कि आंदोलन में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से निकले हजारों किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन शांति के साथ जारी रहेगा।
किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर कीले लगा दी हैं। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली रोड पर विशेष तौर पर 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त है। किसानों की भीड़ को दिल्ली में जबरन घुसने से रोकने के लिए ऐसी घेराबंदी की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, जिससे पंजाब सरकार आहत है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की कमान संभाल रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार से बातचीत की अपील की है। टिकैत ने कहा कि सरकार हमें बुलाएगी तो बात करेंगे, बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, सरकार जमीन के बदले कर्ज दे रही है। यूपी के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की, जिसमें हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी शामिल हुए, लेकिन ना तो किसी नेता को मंच पर बैठाया गया और ना ही किसी को भाषण देने दिया गया, जिसका राष्ट्रीय लोकदल ने विरोध किया। इसके बाद जयंत चौधरी का भाषण कराया गया। बजट पर स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल एमएसपी में खरीद के लिए सरकार ने एफसीआई को 1,36,600 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें 85,000 रुपये से कम खर्च किए गए। वहीं इस साल कोई राशि आवंटित नहीं की गई। योगेंद्र यादव ने कहा कि कहीं सरकार एफसीआई को बंद करने की साजिश तो नहीं कर रही। दिल्ली के गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक आज रात 11 बजे तक बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने तीनों बॉर्डर पर 29 जनवरी से ही इंटरनेट बंद कर रखा है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगी पाबंदी को आज शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करने के बाद फिर से एक्टिव कर दिया गया है। भारत सरकार ने अफवाह फैलाने के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया था। जब इसे लेकर बवाल मचा तो इन अकाउंट्स का रिव्यू किया गया। इसके बाद इन्हें फिर से एक बार एक्टिव कर दिया गया है। और कल पेश किए गए देश के बजट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ का ऐलान किया है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। हाईवे और सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेती किसानी का बजट भी 2% बढ़ाया गया है। एयर इंडिया, आईडीबीआई समेत 7 कंपनियों और 3 बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। देखते हैं टॉप 9 बजट से क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल साल 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया। सीतारमण ने 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र से लेकर हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात की। हेल्थ सेक्टर में 137% बजट बढ़ाया गया। किसानों का भी खास ध्यान रखा गया। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में पेट्रोल और डीजल के साथ शराब पर भी कृषि सेस लगाया गया है, जो आज से ही लागू हो गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार तेल उत्पादों पर एक्साइज को घटाएगी। सरकार ने शराब पर 100% कृषि सेस लगाया है, जिसके बाद आज से ही शराब महंगी हो गई है। इस साल के बजट में सीनियर सिटीजन्स को थोड़ी राहत दी गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। पेंशन से होने वाली कमाई पर भी अब टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि नए बजट में पीएफ पर 2.5 लाख से ज्यादा सालाना ब्याज मिलने पर टैक्स लगेगा। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर के लिए वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया। अब निजी गाड़ियां 20 साल और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर पाएंगे। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद नए वाहन 30% तक सस्ते मिल सकते हैं और ऑटो सेक्टर को रफ्तार भी मिलेगी। भारत में फिलहाल 51 लाख हल्के वाहन 20 साल पुराने हैं। बजट में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने की योजना है। बजट में एमएसपी के लिए 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसानों के लिए सरकार कई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। बजट में किसानों को कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ का ऐलान है। बजट में कई क्षेत्रों पर कृषि सेस लगाने और आयात शुल्क बढ़ाने से कई चीजें महंगी हो गई हैं। कुछ चीजों पर आयात शुल्क को कम भी किया गया है। मोबाइल फोन के साथ ऑटो पार्ट्स, चार्जर और बैटरी, फ्रिज, एसी समेत 18 चीजों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। वहीं आयात शुल्क कम होने से सोने चांदी की कीमत कम हो गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन बताया। पीएम ने कहा कि बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास और विश्वास वाला बजट है, जिससे जान और जहां दोनों को तेज गति मिलेगी। पीएम ने बताया कि बजट में कृषि और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि उद्योगपति दोस्तों के हाथों देश की संपत्ति बेचना चाहते हैं पीएम मोदी। राहुल ने ट्वीट पर चीन से खतरे को लेकर रक्षा बजट नहीं बढ़ाने पर भी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल चंद अमीरों के लिए बजट बनाया गया है। बजट पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजट देश के लिए होता है, चुनाव के लिए नहीं। केवल कुछ राज्य के आगामी चुनाव को सामने रखकर अगर बजट बनाया जाएगा तो देश की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाएगा। ममता बनर्जी ने इसे जन विरोधी बताया तो तेजस्वी यादव ने कहा, ये बजट देश निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश बेचने के लिए था। और ठेकेदार पर कहां किया दबंगों ने हमला, कहां के विधायक को दी गई जान से मारने की धमकी, कार से कहां बरामद हुए 1,74,00,000 रुपए नगद। राज्यों से जुड़ी अहम खबरें देख लेते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक फार्मा स्टोर और नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर तक देखी गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने एक ठेकेदार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हवाई फायरिंग की। दबंगों ने ठेकेदार को जमकर पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया है। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 16 जनवरी से गायब शख्स का शव मिला है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कैंडल लाइट में शव रखकर थाने के सामने जाम लगाया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा लोगों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमेश मलिक को अंतर्राष्ट्रीय नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में जल्द ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक इनोवा कार से 1,74,00,000 रुपये नगद बरामद किए गए। आरोपी ने रुपयों को कार के बोनेट में छिपा रखा था। पुलिस ने कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तीनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं और ये लोग पैसों का कोई हिसाब और सोर्स नहीं बता पाए। दिल्ली के एम्स में 12 घंटे का मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। एम्स के इस ब्लड डोनेशन कैंप में छोटे अधिकारी, रेजिडेंट, सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ जवान भी शामिल हुए। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप की जागरूकता के लिए एम्स परिसर में भी एक रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए डोर टू डोर चंदा कलेक्शन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने दिल खोलकर दान किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक समर्पण निधि प्राप्त करने का अभियान चलाएंगे। जम्मू और कश्मीर का ड्रांग वाटरफॉल 31 जनवरी को पूरी तरह से जम गया। इस दौरान यहां मौजूद सैलानी बहुत खुश हो गए। कुछ परिवार बर्फ से गिरे वाटरफॉल के किनारे बचे हुए पानी का आनंद लेते नजर आए। ड्रांग पर्यटकों और स्थानीय लोगों में समान रूप से लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कालारूस में भारी बर्फबारी के बीच सेना की जिप्सी में एक बच्ची का जन्म हुआ। मां और बच्ची दोनों ही स्वस्थ हैं। कालारूस के कंपनी कमांडर को एक आशा वर्कर ने इमरजेंसी कॉल कर मामले की जानकारी दी और कहा कि बर्फबारी के कारण यहां एम्बुलेंस नहीं भेजी जा सकती, जिसके बाद सेना के जवान मदद के लिए आगे आए। और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने किसको लेकर दिया भड़काऊ बयान। इमरान और उनके सेना प्रमुख बाजवा बेचैन क्यों हैं? चीन की हिंद महासागर में नई साजिश क्या है? वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ही लोगों को डराया क्यों? देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा, राज्य में अब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, बाहर के लोगों को यहाँ जगह दी जा रही है। बीजेपी सरकार ने धारा 370 खत्म कर हमारी पहचान छीन ली है। एलओसी पर भारतीय सेना के लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल देर शाम जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मानकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में फिलहाल किसी जान माल की हानि की खबर नहीं है। पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने करारा जवाब दिया है।
भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और अपने यहाँ विपक्षी पार्टियों की हुंकार और घेराबंदी से घबराए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान खान से उनके आवास पर कल मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ISI प्रमुख जनरल फैज अहमद भी मौजूद रहे। इस बैठक में पाकिस्तान के बाहरी और अंदरूनी सुरक्षा हालातों पर चर्चा हुई। पिछले 2 महीनों में 3 बार तीनों की मुलाकात हो चुकी है। हाल ही में मलेशिया में अपने विमान जब्त होने पर दुनिया भर में किरकिरी कराने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा। कनाडा में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस विमान की एयर होस्टेस लापता हो गई हैं। टोरंटो में PIA की फ्लाइट PK 797 के लैंड होने के बाद एयर होस्टेस के लापता होने की जानकारी मिली। फिलहाल एयर होस्टेस के गायब होने की जांच शुरू कर दी गई है। कंगाल पाकिस्तान अपने नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर पहले ही अपनी लाचारी जाहिर कर चुका है। अब पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद ने बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। राशिद ने कहा कि लोग अपने जोखिम पर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कई देशों में इसके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। अपनी छवि को सुधारने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नई पहल शुरू की है। इमरान खान ने टेलीफोन पर जनता से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इमरान ने लोगों से कहा कि थोड़ा धैर्य रखें, हर समस्या का समाधान कर पाकिस्तान एक मजबूत और बेहतर मुल्क बनने की राह पर है। लोगों ने इमरान से भ्रष्टाचार, वैक्सीन, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर कई मुद्दों पर सवाल पूछे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्व PM खालिदा जिया पर बड़ा आरोप लगा दिया। शेख हसीना ने कहा कि खालिद जिया ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की करतूतों और साजिशों में उनका साथ दिया था। शेख हसीना ने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम और भाषा आंदोलन के गौरवशाली इतिहास से उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटाने की कोशिश में ISI के कई दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। चीन समुद्री सीमा के पास मालवाहक जहाज MV अनास्तासिया पर पिछले 6 महीने से फंसे 16 भारतीय नाविकों के घर वापसी का इंतजार और बढ़ता जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर चीन भारतीय नाविकों को रास्ता देने के फैसले को टाल रहा है। इससे पहले भारतीय जहाज MV जगानंद पर फंसे 23 भारतीयों को बहुत मुश्किल से 11 जनवरी को चीन ने जापान से जाने का रास्ता दिया था। चालबाज चीन की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए बोहोई शिपयार्ड के पास बड़ा यार्ड बनाया है। चीन की टाइप 095 सबमरीन अमेरिकी नेवी के वर्जीनिया क्लास को टक्कर देगी। और म्यांमार में तख्ता पलट और आंग सान सूकी समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दुनिया में हो रहा है विरोध। अमेरिका ने म्यांमार की सेना की तानाशाही का कड़ा विरोध जताते हुए फिर से बैन लगाने की धमकी भी दे दी है। म्यांमार पर भारत की भी नजर बनी हुई है। म्यांमार तख्ता पलट से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 तख्ता पलट से। म्यांमार में तख्ता पलट कर चुकी सेना ने ऐलान किया कि वो 1 साल की इमरजेंसी के बाद चुनाव कराएगी। ये घोषणा सेना के नियंत्रण वाले मायावादी टीवी पर की गई। म्यांमार सेना ने कहा कि चुनाव में जीतने वाले को सत्ता की बागडोर सौंप दी जाएगी। म्यांमार सेना ने सोमवार को तख्ता पलट के बाद देश की शीर्ष नेता आंग सान सू को हिरासत में ले लिया था। म्यांमार में आंग सान सू की को अब राजधानी नाइपियाडा में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इससे पहले उन्हें म्यांमार सेना ने अपनी हिरासत में ले रखा था। ये जानकारी म्यांमार मीडिया के हवाले से सामने आई है। म्यांमार सेना ने राष्ट्रपति विन मिंट को भी हिरासत के बाद नजरबंद कर दिया है। म्यांमार में आंग सान सू की के दल NLD ने लोगों से तख्ता पलट और सैन्य तानाशाही का विरोध करने का आह्वान किया है। NLD ने एक बयान जारी कर कहा कि सेना का ये कदम अन्यायपूर्ण और संविधान के विपरीत है, इसलिए लोगों को सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के मामले में संयुक्त राष्ट्र भी एक्शन में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज म्यांमार के बिगड़े हालात पर बैठक बुलाई है। UNSC की ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि इसमें म्यांमार मामले पर फैसला लिया जा सकता है। म्यांमार आर्मी का कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग अपनी क्रूरता के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। उस पर सेना के जरिए रोहिंग्याओं के कत्लेआम के आरोप लगते रहते हैं। म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रोहिंग्याओं के खिलाफ खूनी अभियान चलाया था और इसमें कई रोहिंग्या मारे गए थे। पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार की घटनाएं चिंताजनक हैं और हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत ने म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। पड़ोसी देश नेपाल ने भी हिरासत में ली गई आंग सान सू की के साथ साथ सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका फिर से म्यांमार पर प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र पर सीधा हमला है और जहां ऐसे हमले होंगे वहां अमेरिका लोकतंत्र के हक में खड़ा रहेगा। अमेरिका म्यांमार सेना को अपने कदम वापस नहीं लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुका है।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों ने म्यांमार दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आंग सान सू की समेत सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की। जापान के लोग भी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में उतर आए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और नेताओं पर कार्रवाई गैर कानूनी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।